नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 25 है। अभी तक 24 वीडियोस हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाली है, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात हो रही है धान के बारे में। क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड, यानी कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कई सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन है कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। सब लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा मीथेन। हम सबको पता है कि जो धान के खेत होते हैं उनसे मीथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात हो रही है ऑप्टिमम वाटर ड्रेनेज मैनेजमेंट इंश्योर्स, यानी कि समुचित जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रॉपर रेशो ऑफ सॉइल एयर एंड वाटर इन रूट जोन। ये इसका सही आंसर होगा जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। लेटराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डैश इन सॉइल, यानी कि लेटराइजेशन मृदा में किस संग्रहण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। सब लोग जानते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन के लिए फ्री स्टडी मटेरियल देख रहे हैं तो इससे बेटर सोर्स नहीं मिलेगा। इसमें एग्रीकल्चर के सारे बेसिक्स कवर्ड हैं जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल फ्री में हैं, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे बात हो रही है विच मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल एंड अल्कलाइन सॉइल्स, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो बात हो रही है कि तटस्थ और क्षारीय मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस के आकलन हेतु कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ओल्सन मेथड, यानी कि ओल्सन मेथड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है कि थीरम बिलोंग्स टू दी ग्रुप ऑफ, यानी कि जो थीरम है वो के समूह से संबंधित है, किस समूह से, किस ग्रुप से वो संबंधित है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा कॉपर फंजीसाइड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हेक्सोज इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में एक मूल के निर्माण के लिए कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है 18, यानी कि 1 मोल हेक्सोज के लिए मतलब 18 एटीपी की हमको आवश्यकता होती है मूल रूप से। ये आपको याद रखना है, कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। बीट्स इन मेज कैन बी कंट्रोल विथ दी प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ, यानी हिंदी में बात करें तो बात हो रही है मक्का में खरपतवारों का उपचार उगने से पूर्व प्रयोग खालिस्तान के करने से होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है एट्राजीन। इसको आपको याद रखना है। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर कैन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, यानी कि हिंदी में बात हो रही है कि सिंचाई हेतु गन्ने की कौन सी अवस्था क्रिटिकल होती है। मतलब कि गन्ना अगर हमने खेत में लगाया है तो
उसकी जितनी भी ग्रोथ की स्टेजें रहेंगी, वृद्धि की जो अवस्थाएं रहेंगी, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस स्टेज पर उसको पानी देना ही होगा वो कौन सी स्टेज होती है। तो सब लोग जानते हैं आंसर होगा फॉर्मेटिव स्टेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी एन इमोबाइल एलिमेंट इन दी प्लांट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है कि पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व स्थिर तत्व के रूप में जाना जाता है। मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी और गलती से क्वेश्चन को गलत पढ़ के भी वो गलत कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे बात कर रहा है इमोबाइल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, इमोबाइल एलिमेंट्स इन प्लांट्स यानी कि पौधों में स्थिर तत्व की बात कर रहा है। बहुत से बच्चे इसको मृदा में स्थिर तत्व समझ के फिर आंसर गलत लगा देंगे। बात क्या हो रही है कि पौधे में कौन सा जो तत्व है वो स्थिर तत्व के रूप में जाना जाता है। इसलिए मैं स्टार इस क्वेश्चन पे लगा रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको टिक करना है। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्री मंत्रा ने यूपीपीएससी प्री और मेंस का कोर्स लॉन्च किया है। जो भी लोग उस कोर्स को खरीदना चाहते हैं वो हमारे ऐप के जरिए कोर्स को खरीद सकते हैं। एग्री मंत्रा के ऑफिशियल एप्लीकेशन यानी ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में बात हो रही है द बैंक डू नॉट प्रोवाइड लोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन डेयरी इंडस्ट्री। यानी कि डेयरी उद्योग में निम्न में से किसके लिए बैंक ऋण नहीं देता। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिनके लिए बैंक ऋण देगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिनके लिए डेयरी उद्योग में बैंक ऋण नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा परचेस ऑफ लैंड फॉर डेयरी बिजनेस। यानी कि आप अगर डेयरी बिजनेस करने के लिए भूमि खरीद रहे हो तो उसके लिए बैंक आपको डेयरी उद्योग के नाम से ऋण नहीं देगा। बाकी डेयरी इक्विपमेंट्स के लिए आपको बैंक लोन दे देगा, मिल्क एनिमल खरीदने के लिए भी आपको लोन दे देगा, और डेयरी का जो शेड है, जो घर है, उसको बनाने के लिए भी लोन दे देगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर हमको उसको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्रॉप फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि फसल उगाना तथा दूध उत्पादन के उदाहरण हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइज का ये एग्जाम्पल है। आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो बात हो रही है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसको शॉर्ट में एलएलपी भी कहते हैं। ठीक है, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट को एलएलपी भी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, जो कि आपको याद रखना है। और आप सब लोग जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये आईसीआर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बात हो रही है सेंसेशन इज़ अ वेराइटी ऑफ। यानी कि सेंसेशन की एक किस्म है। किसकी किस्म है ये हमको यहाँ पे बताना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो है मैंगो यानी आम। तो आपको याद रखना है सेंसेशन जो है आम की एक किस्म है, आम की एक वेराइटी है। इस टाइप के क्वेश्चनों की संभावना एग्जाम में यानी परीक्षा में आने की ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रेन डैमेज इन थ्रेशर इज कॉज्ड बाय। यानी कि थ्रेशर के अनाज की क्षति के कारण से होती है। यानी कि यहाँ पे सिंपल बात ये हो रही है कि जो हमारा थ्रेशर होता है, एक थ्रेशर होता है, सब लोग जानते होंगे कि थ्रेशर होता है जिससे जो फसल होता है उसको हम निकालते हैं, तो उसमें जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है और दाना जो होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन कुछ मात्रा में जो दाना होता है उसका नुकसान होता है। यानी कि वो दाना हो सकता है कि कट जाएगा, बारीक हो जाएगा, जिससे कि दाने का नुकसान होता है। तो इस क्वेश्चन में यही बात हो रही है कि थ्रेशर में जो अनाज की क्षति होती है वो किस कारण से होती है। तो उन कारण को हमको इस क्वेश्चन में बताना है।
क्वेश्चन में आंसर होगा हमारा लेस क्लियरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड कॉनकेव, ये भी है। हाई स्पीड ऑफ सिलेंडर, ये भी एक कारण है। और ओवर ड्राई क्रॉप यानी कि फसल को ज़्यादा सूख जाने का भी एक कारण होता है, जिसके कारण अनाज में दाने की क्षति होने लगती है, यानी अनाज की क्षति होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑल अबव रीज़न, यानी कि ये सभी कारणों से ये समस्या होती है। याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे बात हो रही है IFOAM इज रिलेटेड टू, यानी कि इसको हम शॉर्ट में आई फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं। तो आई फॉर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो जो आई फॉर्म का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। एक बार और बोल देता हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये इसका पूरा नाम है। पूरा नाम को भी आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये जो है, ये जो जैविक उत्पाद होते हैं उनके प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेशन से संबंधित होता है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जो सही आंसर होगा वो होगा सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज लोकेटेड एट, यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है, और ये जो है चेन्नई में स्थित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की जगह इसको प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी भी इसको कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ये आपका चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बात हो रही है ग्राउंडनट की यानी मूंगफली की। तो बात हो रही है कि गिरनार 4 and 5 आर दी वेराइटीज ऑफ ग्राउंडनट विच आर रिच इन, यानी गिरनार 4 और 5 मूंगफली की किस्में हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओलिक एसिड। आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो गिरनार 4 और गिरनार 5, यानी कि गिरनार नाम से जो वैरायटी है वो ग्राउंडनट की है, यानी मूंगफली की वैरायटी है। और ये दोनों वैरायटी जो है इनमें ओलिक एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इनमें ओलिक एसिड है, जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बात हो रही है कि इंसेक्ट एब्डोमन हैज़ अ मेन फंक्शन ऑफ, यानी कीट के पेट या एब्डोमन का मुख्य कार्य क्या होता है? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, यानी कि बोथ। जो इंसेक्ट का एब्डोमन होता है इसका दोनों काम होता है, रेस्पिरेशन करना भी और रिप्रोडक्शन करना। तो आपको इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ के। और अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि जो सिट्रस कैंकर होता है वो किस टाइप की बीमारी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बैक्टीरियल डिसीज़। जो सिट्रस कैंकर होता है ये एक बैक्टीरियल बीमारी, बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, और इसका सही आंसर फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है सेटारिया इटालिका इज अ, जो सेटारिया इटालिका है ये एक साइंटिफिक नेम है, और ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ही किसी एक का साइंटिफिक नेम है जो कि हमको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोदो मिलेट, प्रोसो मिलेट, जो कि आपको आंसर बताना है। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, साथ ही इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए थे तो एग्री मंत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं,
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।